फाइनली एप्पल का ऑरेंज हमारे हाथ लग चुका है और आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे एप्पल ने जो चेंजेस करे हैं वो कितने वर्थ हैं। S25 अल्ट्रा क्या अभी भी बेस्ट फोन है? तो एक डिटेल्ड कंपैरिजन होने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब करना। भाई दोनों फोन मैंने पड़ोसी की किडनी बेच के लिए हैं, तो भाई इस वीडियो पर एम करते हैं पूरे 10,000 लाइक और कमेंट्स में बताना कि आप कौन सा फोन पिक करोगे। अब देखो सबसे पहला चेंज डिजाइन में आ जाता है। इस बार बिल्कुल नया ही हमें डिजाइन और कलर देखने के लिए मिला है। काफी साल से रिपीट हो रहा था। अब क्या है, एप्पल का ये वाला फोन लेके जाओगे ना, लोग घूर घूर के देखते हैं कि भाई इसके पास तो नया वाला आईफोन है। अब यहाँ पर ये वाला कलर मिलना थोड़ा मुश्किल भी है। 25-30 हजार रुपए में ब्लैक कर रहे हैं इस कलर को प्रो मैक्स वेरिएंट के अंदर। इसलिए आपने देखा होगा एप्पल ने जिन लोगों को फोन नहीं दिए, ज्यादातर लोगों ने ब्लू या व्हाइट कलर को अनबॉक्स करा है, लेकिन हमारे पास ये प्रो मैक्स का ऑरेंज कलर आ गया है। एंड थैंक्स टू आई डेल्टा हमने प्री बुक करा था, कोई भी कमीशन वगैरह हमने एक्स्ट्रा नहीं दी, सही टाइम पर हमारा फोन भी हमें डिलीवर हो गया। वैसे अब इन्होंने ना बिल्ड के अंदर बहुत सारी इंप्रूवमेंट करी है इस कलर के साथ साथ। अब यहाँ पर इन्होंने फोर्ज्ड एल्यूमिनियम यूज करा है। पहले बैक में अलग से ग्लास यूज करते थे, साइड का फ्रेम टाइटेनियम का था। हालांकि सैमसंग अभी भी साइड का फ्रेम टाइटेनियम का यूज करता है, जो काफी ज्यादा ड्यूरेबल भी माना जाता है। लेकिन एप्पल ने क्लेम करा है कि जो फोर्ज्ड एल्यूमिनियम है और ज्यादा ड्यूरेबल है। तो देखो डेफिनेटली ड्यूरेबल तो है, लेकिन इस पर जो कलर लगा हुआ है, काफी लोगों ने ये बताया अगर वो पॉकेट में की के साथ इस फोन को रख रहे हैं या बैक को किसी रफ सरफेस पर रख रहे हैं तो स्क्रैच लग के कलर काफी जल्दी निकल रहा है। तो ये वाला इशू इस फोन के साथ डेफिनेटली निकल कर आ रहा है अभी तक। बाकी जो बीच में इन्होंने ग्लास यूज करा है ना, इसके पीछे एप्पल की एक मजबूरी रही है, वरना एप्पल यहां पर भी फोर्ज्ड एल्यूमिनियम ही बना देता है। रीजन है मैगसेफ चार्जिंग। इनको मैगसेफ चार्जिंग देनी थी तो इस वजह से यहां पर ग्लास यूज करा। और ये ग्लास सिरेमिक शील्ड 1 है जो एप्पल पहले अपने फोन के फ्रंट में यूज करता था। तो आई होप कि आपका बिल्ड वाला सेक्शन खत्म हुआ हो। वहीं पर सैमसंग की बात करें बिल्ड की, तो साइड का फ्रेम टाइटेनियम है ग्रेड 5 और बैक में जो ग्लास यूज करा है ये है विक्टस 2 प्रोटेक्शन। अब इसके पास एडवांटेज ये, अगर आप इसे रफ सरफेस पर भी रख देते हो तो भाई यहाँ पे ना कलर वगैरह नहीं छूटेगा स्क्रैच खाकर। अगर इसके अंदर कुछ होगा तो गिरने के बाद ये टूट ही सकता है, बट यहाँ पर जो इसकी ड्यूरेबिलिटी है वो डेफिनेटली काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। इसके साथ फ्रंट की बात करी जाए तो आपको बता दूं यहाँ पर एप्पल ने सिरेमिक शील्ड 2 ग्लास यूज करा है, जो भाई काफी ज्यादा तगड़ा है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था आईफोन 17 की जब मैंने वीडियो बनाई थी उसमें बताया था भाई एक हेयरलाइन स्क्रैच तक नहीं लगी विदाउट स्क्रीन गार्ड फोन को चलाते, और यहाँ पर भी सेम ही था। बट अभी मैंने इस पे स्क्रीन गार्ड लगा लिया है। और यहाँ पर मैंने जेरी रिक की वीडियो देखी तो लेवल 6 लेवल 7 पर भी ना के बराबर ही स्क्रैच लग रही है। तो एप्पल ने भाई यहाँ पर बहुत तगड़ी इंप्रूवमेंट करी है। वहीं पर सैमसंग के पास आपको आर्मर 2 की प्रोटेक्शन मिलती है। तो यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी में दोनों इक्वल है, लेकिन इस बार स्क्रैच रेजिस्टेंट के मामले में एप्पल क्लियर एडवांटेज ले जाता है। अब यहाँ पर एक चीज आप देखोगे दोनों फोनों के अंदर जो डिफरेंट है वो आपको बटन पोजिशनिंग देखने के लिए मिलेगी। एप्पल में ऑन ऑफ बटन आपको राइट में मिलता है, नीचे की तरफ कैमरा कैप्चर बटन है जो आप भाई फोटोज क्लिक करने के लिए एआई यूज करने के लिए यूज कर सकते हो। वहीं पर लेफ्ट साइड में आपको ऊपर की तरफ एक्शन बटन मिलता है जिसे आप किसी भी टास्क के लिए साइन कर सकते हो। उसके नीचे की तरफ वॉल्यूम रोकर बटन है। तो यहाँ पर इसके पास ये एक्शन बटन वगैरह की थोड़ी एडवांटेज आ जाती है, लेकिन वहीं सैमसंग के पास आपको वॉल्यूम रोकर और ऑन ऑफ बटन राइट हैंड साइड पर ही मिलते हैं और लेफ्ट साइड एकदम क्लीन है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर भी बटन चाहिए, मैंने एक रील बनाई थी उसके अंदर ना भाई आप यहाँ पर भी बटन डाल सकते हो, वो जरूर चेकआउट कर लेना। अब इसके पास जो एक एक्स्ट्रा फीचर आता है वो है भाई इसका एस पेन, जो नोट्स बनाने के लिए काफी ज्यादा खतरनाक चीज है। अगर आप प्रोडक्टिव वर्क करना चाहते हो तो इससे बेस्ट चीज आपको कुछ नहीं मिलेगी। ये चीज मैं फोल्ड 7 के अंदर भी मिस कर रहा हूं। बाकी दोनों के पास जो टाइप सी पोर्ट दिया है वो USB 3.2 के साथ आता है। दोनों ही फोन IP68 रेटेड है, तो उस मामले में दोनों ही बराबर हो जाते हैं। बट यहां पर इस बार एप्पल ने इसके अंदर न्यू नेटवर्क C1X चिप डाली है। पहले C1 चिप मिलती थी, एप्पल ने अपने लॉन्च इवेंट के अंदर बताया था। अब C1X चिप भाई 2 टाइम्स ज्यादा फास्ट नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराती है, साथ ही इसके जो बैटरी कंजप्शन है वो 30% कम है C1 चिप से। अब जो भी एप्पल यूजर है उनको दुख पता होगा, नेटवर्क कनेक्टिविटी एप्पल के अंदर काफी ज्यादा बेकार मिलती है। तो यहां पर मैंने इस बार टेस्ट करा एंड यहां पर सैमसंग के कंपैरिजन में करीब 100 Mbps ज्यादा मिल रही थी। और ये मैंने इंडोर टेस्ट करा था जियो की सिम डाल के सेम लोकेशन पर, उसके बाद इतना डिफरेंस मिला। तो डेफिनेटली नेटवर्क कनेक्टिविटी इसकी बढ़ तो गई है। बाकी इन सारी चीजों का ना लॉन्ग टर्म में ज्यादा पता लगता है, जो मैं अपने रिव्यू के अंदर क्लियर करूंगा, तो उसके लिए मैं चैनल सब्सक्राइब रखना। तो यहाँ पर बिल्ड और नेटवर्क कनेक्टिविटी के मामले में बताया जाए तो बिल्ड के अंदर दोनों लगभग बराबर से मिलते हैं, लेकिन नेटवर्क कनेक्टिविटी में अभी तक मेरे को एप्पल थोड़ा सॉलिड लग रहा है। अब एप्पल ने कैमराज में भी एक काफी बड़ा चेंज करा है। यहाँ पर फ्रंट कैमरा 12 मेगापिक्सल से हटा के 18 मेगापिक्सल का डाल दिया। सैमसंग में 12 मेगापिक्सल का ही मिलता है। अब यहाँ पर जो मेन चेंज है वो नंबर बढ़ाने से नहीं हुआ, इन्होंने स्क्वायर शेप कैमरा डाला है, जिसकी वजह से इस मोड के अंदर भी आप लैंडस्केप में फोटो या वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और ये फीचर काफी ज्यादा यूजफुल लगा। अगर आप पब्लिक
पब्लिक प्लेस के अंदर वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो व्लॉगिंग के लिए तो ऑकवर्ड फील नहीं होगा, सामने वाले बंदे को लगेगा वीडियो कॉलिंग पर है। तो इससे भाई काफी ज्यादा यूजफुल फीचर लगा मेरे जैसे लोगों के लिए। तो अब दोनों के अंदर फ्रंट कैमरे में ना आपको फेस ट्रैकिंग फीचर मिलता है। एप्पल के अंदर ये दो तरीके से काम करता है, या तो आप फोटो क्लिक कर रहे हो उस टाइम पर, और दूसरा जब आप फेस टाइम यूज करोगे मतलब वीडियो कॉलिंग के टाइम पर, और ये काफी अच्छे तरीके से ट्रैक भी करता है। सैमसंग के अंदर में वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पर ये काम करता है, अगर आप वीडियो कॉल करोगे उस टाइम पर ये काम नहीं करता। और एक चीज मैंने देखी है, जो शिफ्ट करने का तरीका है ना, बिकॉज यहाँ पर आपको स्क्वायर सेंसर मिलता है, ये काफी अच्छे तरीके से एडजस्ट करता है फ्रेम को एज कंपेयर टू सैमसंग। लेकिन सैमसंग के पास जो एडवांटेज है वो है कि ये बैक कैमरे से भी ऑटो ट्रैकिंग कर लेता है। एप्पल के अंदर ये फीचर नहीं डाले, इसे डालेंगे तो इसे भी दबाकर प्रमोट करेंगे। खैर सैमसंग का जो ऑटो ट्रैकिंग फीचर है सारी लेंसेज को यूज करके करता है, जूम इन जूम आउट साइड करना फ्रेम को, तो वो भी काफी ज्यादा सही लगा। अगर आप बैक कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो आपके लिए कमाल की चीज है। बाकी बैक में क्या कैमरास दिए हैं उसकी बात कर लेते हैं। सैमसंग के पास 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, एप्पल के पास 48 मेगापिक्सल का। एप्पल के पास 48 मेगापिक्सल का 4x टेलीफोटो लेंस डाला है, जो 8x लॉसलेस फोटो क्लिक कर सकता है। एप्पल ने ये क्लेम करा है, अभी देखेंगे कैसा वर्क करेगा। वहीं पर सैमसंग के पास आपको 50 मेगापिक्सल का 5x पेरिस्कोप मिलता है, 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो मिलता है, और एप्पल के पास 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, तो सैमसंग के पास 50 मेगापिक्सल का। अब ये वीडियो कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो आप यहां देख सकते हो। अभी ये दोनों वीडियो फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड हो रही है, दोनों ही फोन के। यहां पर आप देख सकते हो लाइट कंट्रोल भाई अभी भी सैमसंग का स्लाइटली मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। बाकी अपोजिट लाइट देख लेते हैं, HDR हिट कौन अच्छे से करेगा। तो यहाँ पर भाई सैमसंग अभी भी बाजी मारता हुआ दिख रहा है। बाकी आप बताना आपको किसकी डायनेमिक रेंज और वीडियो क्वालिटी अच्छी लग रही है। वैसे ऑडियो क्वालिटी में तो मुझे पता है भाई कौन जीतेगा। तो फ्रंट कैमरा वीडियो क्वालिटी में क्लियर हो जाता है कि आईफोन की वीडियो रिकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छी है, और अपोजिट लाइट में तो सैमसंग को इजीली बीट कर देती है। लेकिन जैसे बैक कैमरास पर आओगे वहाँ पर भाई सैमसंग एप्पल को खा जाता है बिकॉज ऑफ कलर्स एंड डिटेल्स। यहाँ पर पर्सनली मुझे इस लाइट कंडीशन के अंदर आईफोन से बढ़िया सैमसंग की वीडियो क्वालिटी लगी है। वैसे फाइनल हमारे वर्डिक्स नहीं है, मैं एक डिटेल्ड कैमरा कंपेरिजन लाने वाला हूँ इन दोनों फोनों के साथ। एक और फोन होगा, गैस करो वो कौन सा होने वाला है। बाकी अब फोटोज पर चले तो यहाँ पर मैंने एक चीज देखी, हर लेंस में जब फोटो क्लिक करी अल्ट्रा वाइड में सैमसंग को लाइट कंट्रोल करने की अभी भी जरूरत है। मैं स्टार्टिंग से ये चीज बोलता आ रहा हूँ, आईफोन काफी अच्छे से लाइट कंट्रोल कर लेता है अल्ट्रा वाइड में, बट यहाँ पर कलर्स की जहाँ पर बात आएगी 1x 2x 4x 5x के अंदर भाई सैमसंग इजीली एप्पल को बीट कर देता है। लेकिन एप्पल में इस बार जो 4x और 8x दिया है ना वो काफी बढ़िया फोटो क्लिक करता है। इनफैक्ट एप्पल का एज डिटेक्शन मुझे सैमसंग से इस बार स्लाइटली बेटर लग रहा है। वैसे देखेंगे कंप्लीट डिटेल कैमरा कंपेरिजन के अंदर कि क्या ये एक्चुअली ट्रू है नहीं, बट एक चीज ट्रू है कि लो लाइटिंग परफॉर्मेंस एप्पल ने बहुत ज्यादा क्रेजी कर दी है, जिसकी वजह से कलर्स के साथ साथ जो डीप ब्लैक्स हैं उनको भी ये काफी बैलेंस करके दिखा रहा है। सैमसंग उन्हें ओवर वाइट करने की कोशिश करता है। इसके अलावा अगर फ्रंट कैमरा फोटोज की बात करें वहां पर मुझे सैमसंग के कलर्स पर्सनली अच्छे लगे, लेकिन एप्पल अपोजिट लाइट में हेजीनेस शो नहीं करता जैसे सैमसंग करता है, तो वहां पर सैमसंग को काम करने की जरूरत है। वैसे आपको किसके कैमराज अच्छे लग रहे हैं कॉमेंट्स में बताना, और एक डिटेल कैमरा कंपेरिजन के लिए वेट करो। अब नेक्स्ट चेंज की बात करी जाए तो वो भाई प्रोसेसर के अंदर है। एप्पल में A19 Pro चिपसेट डाला है, सैमसंग में 8 Elite चिपसेट मिलता है। दोनों ही 3nm पर बिल्ड है, लेकिन सैमसंग के पास जो प्रोसेसर है इसमें 8 कोर्स मिलती हैं, एप्पल के पास 6 कोर्स मिलती हैं। अब यहाँ पर मैंने Geekbench रन कराया दोनों को रूम टेम्परेचर पर ठंडा करके, एंड यहाँ पर एंड में स्कोर हमें एप्पल का ज्यादा देखने के लिए मिला। एप्पल सिंगल कोर के अंदर 24% बेटर परफॉर्म करता है, और मल्टी कोर के अंदर 3% बेटर परफॉर्म करता है 8 Elite के कंपेरिजन में। इसके बाद हमने थोड़ा सा और एक्सट्रीम टेस्ट रन कराया 20 मिनट का। भाई यहाँ पर इस टेस्ट के अंदर हमने देखा स्टार्टिंग में तो दोनों लगभग इक्वली ब्राइट थे, लेकिन विद टाइम एप्पल ने फिर से अपनी ब्राइटनेस ड्रॉप करी, एंड एंड तक जो ब्राइटनेस थी वो सैमसंग की काफी अच्छी थी। अब सैमसंग की यहाँ पर ब्राइटनेस के साथ साथ स्कोर भी अच्छा था, और इसके पीक FPS भी स्टार्टिंग में काफी ज्यादा बढ़िया गए थे। बट यहाँ पर अगर स्टेबिलिटी देखोगे तो एप्पल की 53.5% की थी, तो सैमसंग की 33.9% की। और एक चीज मेरे को लगभग दोनों फोन के अंदर सेम मिली, वो सही कह रहे हो आप भाई, टेम्परेचर है। बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर एप्पल ने इस बार VC कूलिंग सिस्टम यूज करा है, जिसकी वजह से पहले के कंपैरिजन में ब्राइटनेस कम ड्रॉप कर रहा है, हालांकि अभी भी ड्रॉप कर रहा है, और इसका बॉडी टेम्परेचर भी उतना नहीं गया है। तो यहां पर हीट कंट्रोल इसने काफी अच्छे से फिक्स कर लिया। और ये चीज सिर्फ इस टेस्ट के अंदर ही नहीं, हमने गेमिंग भी करी थी। 45 मिनट्स टू 1 आवर हमने गेमिंग करी है, जिसके अंदर यहां पर आप टेम्परेचर देख सकते हो दोनों का 42 टू 43 डिग्री सेल्सियस हमें देखने के लिए मिला है। तो यहां पर हीट कंट्रोल दोनों फोनों का लगभग बराबर मिलता है, बट सैमसंग के अंदर ब्राइटनेस आपको ज्यादा मिलेगी। अब यहां पर गेमिंग की बात कर रहे हैं तो उसको ही अच्छे से
कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले अगर आप BGMI खेलना चाहते हो तो सैमसंग के अंदर 120 FPS का ऑप्शन मिल जाता है, एप्पल के पास नहीं है, यहाँ पर 60 FPS का ऑप्शन है। तो अभी ऑप्टिमाइजेशन की कमी आई थिंक A19 चिपसेट के साथ, चाहे प्रो हो चाहे नॉन प्रो, क्योंकि हमने iPhone 17 में भी देखा था सिर्फ उसमें 60 FPS अनलॉक है। अब जिसकी वजह से जब आप गेम प्ले करोगे तो दोनों का ही अगर 60 FPS पे करोगे लगभग बराबर मिलता है, लेकिन सैमसंग के पास अभी के टाइम पर 120 FPS की एक एडवांटेज आ जाती है। प्लस यहाँ पर गेम मोड में भी सैमसंग एडवांटेज ले जाता है, क्योंकि आप उसे कस्टमाइज कर सकते हो। एप्पल के अंदर जब आप कोई भी गेम ओपन करोगे तो ऊपर गेम मोड लिखा तो आएगा, लेकिन आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है। अब इसके अलावा हम जेंशिन इंपैक्ट की बात करें, जहां पर सेटिंग्स बिल्कुल फ्लिप हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर आईफोन के पास 120 FPS का ऑप्शन मिलता है और जो अपना भाई सैमसंग है इसके पास 60 FPS का ऑप्शन है। अब ये चीज मैंने 16 Pro Max से जब S25 Ultra कंपेयर करा था उसमें भी बताया था कि यहां पर अगर आप 60 FPS की बात करो तो सैमसंग सीधी टक्कर दे रहा है इस फोन को, लेकिन यहां पर एप्पल के पास जैसे 120 FPS का ऑप्शन है तो डेफिनेटली यहां पर गेम प्ले उतना ही ज्यादा स्मूथ देखने के लिए मिलता है। और यहां पर मैंने पूरा फील करा भाई 1 से 1.5 घंटे, जिसमें हमने हीट टेम्परेचर भी आपको दिखाया। यहां पर गेम प्ले दोनों फोनों का काफी बढ़िया है, बस एडवांटेज किसी गेम के अंदर सेटिंग्स की उसके पास आ रही है, किसी के पास आईफोन के पास आ रही है, ये डिफरेंस है। अब लास्ट जो मैंने रे ट्रेसिंग वाला गेम प्ले करा, जिससे ये पता लगेगा कि भाई कौन अच्छे से तगड़े ग्राफिक्स को हैंडल करेगा, उसकी बात करते हैं। इस गेम का नाम है कार एक्स स्ट्रीट, काफी हैवी गेम है। हमने जब इसके अंदर प्ले करा तो एप्पल के अंदर अभी जिटर्स मिल रहे हैं, सैमसंग थोड़ा ज्यादा अच्छी तरीके से हैंडल कर रहा है, हालांकि दोनों में 60 FPS का ऑप्शन मिलता है। अब यहां पर आप इससे जज मत कर लेना परफॉर्मेंस, क्योंकि एप्पल के अंदर डेफिनेटली अभी अपडेट्स आएंगे, उसके बाद थोड़ा ऑप्टिमाइज हो जाएगा। बट यहां पर एक चीज मैं अभी कहना चाहूंगा कि एप्पल के पास अभी भी जो ग्राफिक रेंडरिंग है और जो टेक्सचर है वो बहुत ज्यादा अच्छा मिलता है सैमसंग कंपैरिजन में, ये चीज आप यहां पर देख सकते हो। तो अभी के टाइम पर अगर गेमिंग की क्लियर रिपोर्ट दी जाए तो अगर आप जेंशिन इंपैक्ट खेलते हो तो आपके लिए आईफोन क्लियर विनर है, अदरवाइज बाकी गेमों के अंदर भाई इतना बड़ा भी कोई डिफरेंस नहीं मिल रहा है, तो उस मामले में दोनों को 50-50 देना चाहूंगा। बाकी यहां पर रैम की बात करी जाए, दोनों के पास 12 GB की रैम है, दोनों के पास 256 GB स्टोरेज टाइप मिलती है, दोनों के पास रैम टाइप जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, LPDDR5X रैम, लेकिन यहां पर जो फ्रीक्वेंसी है वो सैमसंग की थोड़ी ज्यादा बेटर दी गई है। इसके अलावा यहां पर अगर स्टोरेज टाइप की बात करी जाए, सैमसंग के पास आपको UFS 4.1 की स्टोरेज टाइप मिलती है, एप्पल के पास आपको NVMe स्टोरेज दी गई है जो स्लाइटली ज्यादा फास्ट है। अब यहां पर दोनों की ऐप ओपनिंग क्लोजिंग की बात करूं तो मैंने iPhone 17 S25 वाली वीडियो में भी बताया था, सैमसंग ने ना जाने एनिमेशन से या क्या है, इसकी जो ऐप ओपनिंग है, सिस्टम ऐप कोई भी आप ओपन कर लो वो उसमें सैमसंग ज्यादा जल्दी ऐप को ओपन करेगा आईफोन के कंपैरिजन में। और ये चीज आप स्लो मोशन के अंदर भी देख सकते हो, यहां पर A to Z कोई भी सिस्टम ऐप ओपन कर लो, लेकिन जैसी बात आएगी हैवी एप्लीकेशन की, जैसे कोई गेम ओपन करना है, तो उसमें भाई एप्पल अभी भी थोड़ा जल्दी ओपन कर देता है सैमसंग कंपैरिजन में। बाकी दोनों के UI का अपना अपना मजा है भाई चलाने का। यहां पर एप्पल के अंदर इस बार जो ग्लास थीम दी गई है ये मेरे को काफी ज्यादा अच्छी लगती है। मैं किसी फीचर को ऐसे ड्रैग कर रहा हूं ना तो यहां पर आप देखोगे ग्लास वाली एनिमेशन कितनी ज्यादा क्रेजी लगती है। तो जैसे हमने रील शॉट के अंदर देखा क्रिटिसाइज करा जा रहा है, डे टू डे यूजेज में उतनी ज्यादा मेरे को कूल लगी है ये यूज करने में, बाकी अपनी प्रेफरेंस होती है। वहीं पर सैमसंग के पास आपको एक्स्ट्रा फीचर्स ये मिलता है, आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो, इसके अंदर बिल्कुल खुली आजादी मिलती है, मोड फाइल्स भी डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें भाई इसके अंदर डेफिनेटली एक आजादी तो फील कराएंगे आप लोगों को। बाकी AI फीचर तो मार्केट के अंदर सैमसंग दे ही रहा है बेस्ट, और ये मेरी बात मत मानो, आप जाकर कहीं भी सर्च करो, अगर किसी भी फोन के अंदर बेस्ट AI की बात होगी तो वहां पर सैमसंग टॉप पर होगा, ये कोई भी यूट्यूबर आपको सेम चीज बोल सकता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट चेंज हुआ है वो बैटरी और चार्जिंग में हुआ है। अगर आप US में रहते हो और ई सिम वाला फोन बाय करते हो तो वहां पर आपको 200 mAh बैटरी ज्यादा मिलेगी, लेकिन हमारे पास फिजिकल सिम वाला फोन है तो यहाँ पर 200 mAh बैटरी कम मिलती है, तो यहाँ पर 4823 mAh की बैटरी दी गई है इस फोन के अंदर। वहीं पर जो सैमसंग है इसके पास 5000 mAh का बैटरा है। बट सैमसंग जैसे पहले एक एडवांटेज ले जाता था कि भाई 45 वोट की फास्ट चार्जिंग है, तो एप्पल भी आ गया भाई अब यहाँ पर 40 वोट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। हालांकि मैंने चार्ज करके देखा था, हमको 42 वोट तक भी इसने हमारी टेस्टिंग के अंदर दिखाया है, तो यहाँ पर दोनों की चार्जिंग को मैं इस बार लगभग बराबर ही रखने वाला हूँ। बाकी यहाँ पर जो वायरलेस चार्जिंग है सैमसंग के पास आपको मिलती है 15 वोट की, एप्पल के पास मैक्सेफ चार्जिंग के साथ 25 वोट का सपोर्ट कर दिया है। और इसके पास एक एडवांटेज नहीं है जो सैमसंग के पास है, वो है रिवर्स वायरलेस चार्जिंग की। सैमसंग 4.5 वोट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी ऑफर करता है। और बैटरी बैकअप की बात करी जाए तो भाई जितना मैंने अभी दोनों फोनों को चलाया है इतना बड़ा तो डिफरेंस नहीं लग रहा, बट स्लाइटली एप्पल अभी थोड़ा सा बेटर लग रहा है। वैसे कितना डिफरेंस है दोनों के बैटरी बैकअप में, मैं एक कंप्लीट बैटरी ड्रेन टेस्ट लाने वाला हूं, उसके अंदर आपको खुल के बताऊंगा। तो यहां पर अभी के टाइम में अगर बैटरी की बात करी जाए तो सैमसंग से एप्पल थोड़ा सा बेटर लग रहा है। अब यहां पर जो नेक्स्ट है जिसमें बहुत हल्का फुल्का चेंज है वो है डिस्प्ले। यहां पर दोनों के पास 6.9 इंच की डिस्प्ले मिलती है, एग्जैक्ट वही एप्पल के पास भी जो iPhone 16 Pro Max के अंदर मिलती थी। सेम डिस्प्ले, LTPO पैनल है दोनों के पास 120 Hz रिफ्रेश रेट के साथ। अब यहां पर आप लोग कहोगे भाई
नाम तो अलग है, तो देखो मार्केटिंग टर्म होती है। दोनों के पास जो डिस्प्ले है वो 1 to 120 हर्ट्ज स्विच हो सकती है और AOD भी दोनों के पास दिया हुआ है। आपको किसका AOD कूल लग रहा है वो मुझे कमेंट्स में बताना। खैर यहाँ पर बाकी चीजों की बात करी जाए तो सैमसंग के पास HDR10+ सर्टिफाइड डिस्प्ले मिलती है, एप्पल के पास HDR10 सर्टिफाइड डिस्प्ले है। बट यहाँ पर एप्पल के पास एक एडवांटेज है, डोल्बी विजन कंटेंट स्ट्रीम करा सकते हैं इसकी डिस्प्ले, जो कंटेंट आपको भाई Amazon प्राइम पर इजीली अवेलेबल मिल जाएगा और ये काफी अच्छे तरीके से दिखाती भी है कंटेंट। बाकी यहाँ पर बेजल चिन्ह अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर करोगे एप्पल के, भाई मेरे को थोड़े से कम लगे सैमसंग कंपैरिजन में। हालांकि सैमसंग के पास जो एडवांटेज आती है वो एक पंच होल वाली है। तो यहाँ पर आप बताना कि आपको डायनेमिक आइलैंड पसंद है या पंच होल पसंद है। अब इसके अलावा यहाँ पर रेजोल्यूशन में तो भाई सैमसंग सीधी एडवांटेज ले जाता है, जिसकी वजह से PPI भी ज्यादा है। लेकिन एप्पल के पास भी एक एडवांटेज है, वो है पीक ब्राइटनेस की। इसमें 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, सैमसंग के पास 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। तो क्या ऑन पेपर वाली चीज रियल लाइफ में भी काम करती है? तो देखो मैंने आउटर विजिबिलिटी चेक करी, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्म करते हैं। दोनों के अंदर HDR कंटेंट स्ट्रीम करा, जहां पर साफ तौर पर सैमसंग की डिस्प्ले बहुत ज्यादा ब्राइट है एप्पल के कंपैरिजन में। और ये एक सिनेरियो नहीं, आप किसी भी सिनेरियो के अंदर HDR कंटेंट स्ट्रीम करिए, एप्पल से ज्यादा ब्राइट सैमसंग ही परफॉर्म करेगी। अब यहां पर लेकिन कलर्स में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। अगर आपको थोड़े सिनेमैटिक टाइप कलर पसंद है, आपको स्किन टोन वाला पार्ट थोड़ा सा ज्यादा एनहेंस चाहिए, तो वहां पर एप्पल काफी ज्यादा अच्छा स्किन टोन दिखाता है सैमसंग कंपैरिजन में। तो सैमसंग के अंदर जब वाइब्रेंट कलर वाला पार्ट है ये डिस्प्ले काफी अच्छे तरीके से दिखाती है। तो यहां पर इतना डिफरेंस आता है। बाकी यहां पर एप्पल ने इस बार एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग डाली अपने डिस्प्ले के अंदर, जो सैमसंग भाई 2 साल से देता हुआ आ रहा है। अब मेरे को लगाता है सैमसंग को कहीं ना कहीं टक्कर तो दे देगा, लेकिन भाई बहुत हल्का सा डिफरेंस है। यहां पर अगर आप देखोगे सैमसंग की एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रही है एप्पल के कंपैरिजन में, और ये बहुत अच्छा नोटिसेबल डिफरेंस है अगर आप रियल लाइफ में देखोगे तो। वैसे मैं बता दूं एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग सिर्फ जब तक काम किए जब तक आप स्क्रीन गार्ड ना लगाओ। स्क्रीन गार्ड लगाते तो दोनों मस्त रिफ्लेक्शन देती है, तो ये वाला भी दिक्कत है। और इसका आप यहां पर एग्जांपल देख सकते हो, मैंने स्क्रीन गार्ड लगाया हुआ है, इस टाइम दोनों पर ऑलमोस्ट सेम रिफ्लेक्शन मिलती है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा फोन है जिसके पास एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग नहीं मिलती, तो उस पर एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग वाला स्क्रीन गार्ड यूज करना, तो वहां से रिफ्लेक्शन कट हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मेरा फोल्ड 7 है, जिसपे फ्रंट पे नहीं मिलती। यहां पर मैंने एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग स्क्रीन गार्ड लगाया और उसने बिल्कुल ही रिफ्लेक्शन कट कर दिया है। पर ये वाला स्क्रीन गार्ड भी सैमसंग ही बनाता है। इसके अलावा यहां पर मैंने जब दोनों के अंदर कंटेंट स्ट्रीम करा तो दोनों के अंदर देखो स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, लेकिन इस बार मैं क्लियरली कह सकता हूं कि सैमसंग के स्पीकर्स ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि इसके अंदर वोकल पार्ट अच्छा है, इसके अंदर लाउडनेस ज्यादा अच्छी मिलती है एप्पल के कंपैरिजन में। ये चीज आप यहां सुन सकते हो। तो पहली बार मैंने देखा है कि एप्पल के स्पीकर की इस बार लाउडनेस बड़ी नहीं है, वरना ये हर साल जब भी आईफोन लाते हैं तो भाई स्पीकर और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल कर देते हैं। बाकी एक चीज तो इनके हमेशा से नेक्स्ट लेवल है, वो है हैप्टिक्स। इसके हैप्टिक्स काफी ज्यादा सॉलिड फील होते हैं, ऐसा लगता है बटन प्रेस कर रहे हो। सैमसंग के भी अच्छे हैं लेकिन उतने अच्छे नहीं है जितना एप्पल प्रोवाइड कराता है। साथ ही इसके अंदर वेरिएशन जो मिलता है ना हैप्टिक में, वो बिल्कुल कमाल का है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस है। वैसे दोनों ही फोन 7 साल की मेजर अपडेट के साथ आते हैं और दोनों ही ब्रांड अपडेट के मामले में काफी ज्यादा बढ़िया है। इसके अलावा दोनों के पास जो आपको अनलॉकिंग फीचर मिलते हैं वो काफी डिफरेंट है। सैमसंग के पास आपको टच आईडी दी गई है, मतलब इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। ये काफी ज्यादा फास्ट और भाई काफी एक्यूरेटली परफॉर्म करता है, क्योंकि यहां पर अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर यूज करा है। वहीं पर एप्पल के पास फेस आईडी है, जो सिर्फ आपके चेहरे से खुलेगी, क्योंकि यहां पर 3D फेस रिकॉग्निशन हार्डवेयर यूज करा जाता है, तो काफी ज्यादा एक्यूरेट है। तो यहां पर अब फाइनल वर्डिक्ट आपके सामने आ रहा होगा कि कौन सा फोन किस डिपार्टमेंट में अच्छा है। तो डेफिनेटली सैमसंग S25 अल्ट्रा अभी भी इस नए आईफोन को टक्कर दे रहा है। बट सैमसंग का जो भी S26 अल्ट्रा आने वाला है भाई, उस पर सैमसंग को डेफिनेटली काफी ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, खास करके नाइट मोड में कैमरास के अंदर। बाकी आप बताना अगर आपका बजट 1.5 लाख रुपए, आप दोनों में से कौन सा फोन लोगे। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो लाइक करना। तो हम मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें। टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे ट्यून्ड विद दैट चैंपियन बॉक्स गाइस, बाय।